अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के पार्ट 2 पे बात करेंगे, यानी कि थोड़ी सी एडवांस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एजेंटिक एआई में हम प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखेंगे तो हमारे लिए इफेक्टिव होगा। लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? हमने बेसिक 11 एक्सरसाइजेस सर्दिया की रिपोजिटरी में से देखी थी, 11 तक। इसके आगे इन लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड डिटेल इंसाइट्स की हेडिंग में समझाया है कि ये 11 एक्सरसाइजेस किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। और ये नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए था, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और अगर आप बेसिक 11 एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग विद बेसिक 11 एक्सरसाइजेस। ये आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने के लिए आप इस वीडियो को विजिट करें। यहाँ पे आपको मिल जाएंगी इसकी डिटेल। और यहाँ मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को बेसिक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी के जरिए लाइव। कि चैट जीपीटी पे आप यही प्रॉम्प्ट्स यूज करेंगे तो आपके क्या रिजल्ट्स आएंगे। क्लिक नहीं हो रही हूँ, फिर लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगा रही है, तो आप लोग इस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। अब इसको जो है ना, तो मैं इसको इस वक्त नहीं चला रही हूँ। तो ये है व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और इसकी 11 एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब आ जाते हैं एडवांस पर। इसकी बैकग्राउंड और मेथडोलॉजी क्या थी? लास्ट जो हमने 11 एक्सरसाइज की थी, ये जो है डिटेल ट्यूटोरियल था, मल्टीपल एक्सरसाइजेस था, जिसमें हम डिफरेंट सिनेरियो के जरिए देख रहे थे कि आप बेसिक प्रॉम्प्टिंग कैसे कर सकते हैं। और उसमें स्टेप बाय स्टेप हम डिफिकल्टी को इंक्रीज कर रहे थे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉम्प्ट हो गया जैसे कि, और हमारा मतलब दो प्रॉम्प्ट को कंपेयर करना और ईमेल लिखवाना, बहुत सारी चीजें थी। तो स्टेप वाइज हमने डिफिकल्टी को इंक्रीज करके देखा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमारे लिए कैसे हेल्पफुल रहेगी चैट जीपीटी जैसे एलएलएम से रिस्पॉन्स जनरेट करवाने के। और इसमें सिनेरियोस थे, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन थी, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट था, एक्सप्लेनेशन थी, और इसके प्रिंसिपल्स थे बिहाइंड द प्रॉम्प्ट। और ये खास तौर पे जो लोग इंग्लिश के बैकग्राउंड से नहीं है, जिनकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के लिए थी। और इनकी कंसीडर करते हुए ये हमारे पास ChatGPT 4.1 की इफेक्टिव गाइड है, जिससे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख सकते हैं। तो आप इसको मजीद देख सकते हैं कि इसी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है कि 11 एक्सरसाइजेस में क्या क्या आपको डिफाइन किया है। आइडेंटिफाइंग की टेक्निक्स फ्रॉम द रिसोर्सेज आई एक्सेप्टली टेक्निक्स सच एज स्पेसिफिक प्रोवाइडिंग फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, यानी कि आपने छोटे से शॉर्ट पे किसी प्रॉम्प्ट को जनरेट किया और उससे मतलब चैट जीपीटी या किसी भी एलएलएम से आंसर जनरेट करवाया। आपने क्या सीखा था? टून सेट करना सीखा था कि आप किसी स्पेसिफिक टून के जरिए कोई स्पेसिफिक तरीके से, जैसे कि मैं फॉर्मल ईमेल लिखवाना चाह रही थी, इनफॉर्मल ईमेल भी लिखवा सकते हैं अपने फ्रेंड को, तो फॉर्मल ईमेल इसने लिख कर दे दी थी। डीलिमिटर्स का यूज था। डीलिमिटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमने सीएसवी फाइल पढ़ी होगी। तो आप कॉमा सेपरेटेड, यानी कि दो स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास, दो वर्ड्स जो हैं, इसके बीच में जो चीजें आ जाती है ना, कॉमा हो गया आपके पास, कर्ली ब्रैकेट हो गए, राउंड ब्रैकेट हो गए, इस तरह की चीजों को डीलिमिटर्स कहते हैं। और अवॉइडिंग बाइसेस, बाइसेस का मतलब है किसी स्पेसिफिक चीज को आपने प्रायोरिटी नहीं देनी, आपने जनरल बात करनी है। तो ये भी हमने सीखा था। और द सुपर एनोटेट ब्लॉक लिस्ट 26 ट्रिक्स इंक्लूडिंग, और इन्होंने 26 आपके पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मजीद डिटेल गाइड दी हुई है, वो आप लोग खुद से देख सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर हम बेस्ट प्रॉम्प्ट टेक्निक्स फॉर बेस्ट एलएलएम रिस्पॉन्स ये, और 26 प्रॉम्प्टिंग ट्रिक्स टू इम्प्रूव एलएलएम।
तो आप बेसिक को और इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें जाकर, वैसे मैंने जाकर नहीं देखा है, क्लिक करके देख लें। इसमें आपको मजीद ये ब्लॉग मिल जाएगा, इसमें आप मजीद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीख सकते हैं, जिसमें द ऑडियंस इज द ब्रेकडाउन टास्क इंक्लूड इंफॉर्मेशन prompts to receive a clear deep explanation and topic, tip the model, provide examples। यानी कि वो 11 थी ना, तो ये डबल है उससे, जिससे आप मजीद अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बेहतर कर सकते। अच्छा, मैं बेसिक की इतनी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। हमने क्रिएट करना सीखा सिनेरियो को, बिल्कुल स्टार्टिंग से चल जाएगी। इसके बाद हमने देखना है कि ये इन लोगों ने टेबल के जरिए भी आपको, क्योंकि हम कोई चीज डायग्राम के जरिए सीखें तो हमें ज्यादा अच्छी समझ में आती है। तो इन्होंने क्या किया है कि आपको टेबल के जरिए बता दिया है कि हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का पहले सिनेरियो देखा, फिर प्रॉम्प्ट देखा, और उसकी की टेक्निक जो हमने यूज की है वो इधर डिफाइन कीजिए। पहले वाला जो था उसमें क्या था, नो व्हाट मशीन लर्निंग इज, हमने मशीन लर्निंग क्या है इसको सीखा। तो उसके लिए बेहतरीन प्रॉम्प्ट यही रहेगा कि व्हाट इज मशीन लर्निंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉम्प्ट है, इसमें क्या टेक्निक यूज हुई है, बेसिक है या डायरेक्ट है, और डायरेक्ट क्यूरी करें आप इसे। दूसरे में ये था एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस फॉर अ 10 ईयर ओल्ड, यानी कि सेकंड प्रॉम्प्ट हमारा था, उसका सिनेरियो ये था कि फोटोसिंथेसिस समझा दो 10 साल के बच्चे के लिए, 10 ईयर ओल्ड के लिए। तो इसमें इफेक्टिव प्रॉम्प्ट आपका क्या रहेगा, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन अ वे दैट अ 10 ईयर ओल्ड कैन अंडरस्टैंड। और इसका आपका की टेक्निक क्या थी आपके पास, स्पेसिफाइंग ऑडियंस था। उसके बाद जनरेट सिनोनियम्स है फॉर हैप्पी। थर्ड हमारे पास प्रॉम्प्ट जो हमने देखा था कि आप हैप्पी के 5 सिनोनियम्स चाहते थे, उसका इफेक्टिव प्रॉम्प्ट क्या था, हैप्पी के लिए हमने 2 एग्जांपल्स भी दे दी थी कि इस प्रॉम्प्ट में हम चैट जीपीटी को 2 एग्जांपल्स के जरिए बता रहे हैं कि हम इस तरह के 5 सिनोनियम बना के दे दो। तो उसका इफेक्टिव प्रॉम्प्ट ये था, गिव मी 5 सिनोनियम फॉर द वर्ड हैप्पी, फॉर एग्जाम्पल जॉयफुल एंड कंटेंट। वैसे आपको पता होगा कंटेंट, आप किसी रिटन टेक्स्ट को भी कहते हैं कि कोई कंटेंट है वो, मगर कंटेंट हमारे पास इसकी सेकंड मीनिंग हैप्पी की भी होती है। प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, इसमें हमारे पास जो की टेक्निक्स हमने यूज की है, हमने एग्जांपल बेसिकली दी है चैट जीपीटी को, हमें इस तरह की आप सिनोनियम जनरेट करके दो हैप्पी के लिए। फोर में क्या था, राइट अ फॉर्मल ईमेल, इसमें हमने टून सेट की थी, इसकी क्या, सेटिंग द टोन, आपके पास की टेक्निक सेटिंग द टोन थी। फिफ्थ में गेट एडवाइस ऑन स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग, ये हमारे पास सिनेरियो है कि आपने एज इंस्ट्रक्टर गाइड करना है। तो इसके लिए बेहतरीन प्रॉम्प्ट यही रहेगा कि यू आर अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्टर, व्हाट एडवाइस, यानी कि आप चैट जीपीटी को बोल रहे हैं कि, या किसी भी एलएलएम को आप ले सकते हैं, गूगल जेमिनी हो गया, ग्राok हो गया, डीप सीक हो गया, कोपायलट हो गया, कोई भी एलएलएम लेने, आप उसे इस तरह से प्रॉम्प्ट लिख कर देंगे तो वो आपको एज इंस्ट्रक्टर, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्टर जवाब देगा कि आपके लिए यही बेहतरीन एडवाइस हो सकती है जो आपने देखा था। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप पहले फंडामेंटल्स की तरफ मूव करें, डायरेक्ट जंप नहीं करें, ये सारी चीजें। तो इसका साइनिंग है रोल, इसकी की टेक्निक। इसी तरह से आप डिस्क्राइब अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स डे, जेंडर न्यूट्रल, इसमें हमारे पास ये चीज थी कि आपने बेहतरीन प्रॉम्प्ट देना है जिसमें बाइसेस ना हो। बाइसेस का क्या मतलब होता है, आप किसी स्पेसिफिक जेंडर को इस वक्त पॉइंट आउट ना करें, आप जनरल बता दें कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी में एक दिन कैसे गुजरता है। तो इसका बेहतरीन प्रॉम्प्ट ये होगा, डिस्क्राइब अ टिपिकल डे इन द लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यूज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। और इसकी की टेक्निक थी कि बाइसेस को आपने अवॉइड करना है। अवॉइड का क्या मतलब होता है कि नजरअंदाज, यूज नहीं करना दूसरे लफ्जों में। सॉल्व लॉजिक पजल, एक में पजल हमने रिडल देखी थी, तो रिडल का जवाब ये था कि इको है आपके पास, जिसकी आप कह सकते हैं कान नहीं होते, मुंह नहीं होता, मगर वो फिर भी आवाज देती है, तो वो एक इको की साउंड होती है।
तो इसके अलावा हमने खुद से एक एग्जाम्पल दी थी कि चश्मा, तो चश्मा वही होता है जो नाक पे हम रखते हैं एक तरह से, और कान पे उसके डंडे आते हैं। वैसे तो अब एडवांस चश्मे भी आ गए हैं जिसमें जरूरत नहीं होती इन सारी चीजों की, लेंसेज भी होते हैं। ब्लूटूथ के भी आ गए, ब्लूटूथ के। किसके? मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। ब्लूटूथ के। लीडिंग विथ स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, तो इसमें की टेक्निक ये यूज की थी कि आप स्टेप बाय जो है ना, क्या करो, सोचो। यानी कि आप मैथ्स का अगर सवाल दे रहे हैं तो स्टेप बाय आप उसके बारे में सोचें। हैकू ये था कि आप बेसिकली जापान की एक पोइट्री लैंग्वेज है, आप उसे बता रहे हैं कि मुझे इस टाइप पे कुछ लिख कर दो, तो उसका यूजिंग आउटपुट प्राइमर्स, यानी स्ट्रक्चर आउटपुट आप बता रहे हैं कि मुझे इस तरह का आउटपुट चाहिए जिसमें आप हेकू टाइप की पोइट्री जनरेट कर रहे हो, जिसका स्टार्टिंग वर्ड्स हमने बता दिए थे, लीव्स फॉलिंग जेंटली। तो आगे उसने खुद लिख दिया। एनालाइज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट। नाइन्थ हमारे पास ये था सिनेरियो कि आपने इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताना है क्लाइमेट का, ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बताएगा। रिक्वेस्टिंग डिटेल रिस्पॉन्सेस, यानी कि आप डिटेल रिस्पॉन्स बताओ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे पास क्लाइमेट चेंज का, इंक्लूडिंग बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट। तो इसका बेहतरीन प्रॉम्प्ट ये होगा। आप करेक्ट भी करवा सकते हैं हम एलएलएम से प्रॉम्प्ट। उसका सिनेरियो ये है कि करेक्ट प्रॉम्प्ट विद लैंग्वेज मिस्टेक्स। तो अब इसमें हमने दो प्रॉम्प्ट्स देखे थे जिसमें हमने देखा था कि करेक्ट प्रॉम्प्ट क्या होगा। प्लीज कैन यू टेलिंग मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो ये थोड़ी लंबी बात हो गई है, जबकि आप इसे सिंपल लिख सकते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो आपने ये टेक्स्ट देना है, प्लीज कैन यू टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो आपको चैटजीपीटी बता देगा। तो इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, ये सही प्रॉम्प्ट रहेगा। तो हमने करेक्ट करना भी सीखा। ग्रामर फॉर क्लैरिटी, कि आप सही ग्रामर देंगे तो आपको जवाब सही मिलेगा, वरना एम्बिग्यूटी हो जाती है, यानी कि वाह, जबरदस्त। हाँ, चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है। तो इसकी की टेक्निक ये थी कि हम ग्रामर को सही करके दें। कंपेयर प्रॉम्प्ट्स फॉर नोइंग टोक्योज पॉपुलेशन, आप दो प्रॉम्प्ट देंगे और फिर आप देखेंगे कि टोक्यो की पॉपुलेशन पता करने के लिए बेहतरीन प्रॉम्प्ट क्या रहेगा। पहला प्रॉम्प्ट है टोक्यो पॉपुलेशन, आपने जान छुड़ाइए टोक्यो पॉपुलेशन के बाद जल्दी से बता दो। तो वो मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो सकता है आपका चैट जीपीटी। तो आप थोड़ा सा डिटेल बताएं कि टोक्यो की आपको पॉपुलेशन चाहिए वो कहाँ पर है। तो आपने बोला व्हाट इज द करंट पॉपुलेशन ऑफ टोक्यो जापान, टोक्यो शहर है जापान का, उसकी पॉपुलेशन चाहिए। तो आपको ज्यादा अच्छा आंसर सेकंड प्रॉम्प्ट से मिलेगा। This table organizes the exercise, making it easy to see progression and techniques applied। यानी कि हम जो 11 एक्सरसाइज कर चुके हैं उसको इसने बेहतरीन तरीके से टेबल में हमारे पास रिप्रेजेंट किया है, कि इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि सिनेरियो ये है, प्रॉम्प्ट ये है, और हमारे पास की टेक्निक्स ये हैं। अब आ जाते हैं एडिशनल कंडीशन, नॉन नेटिव स्पीकर्स। अच्छा, ये चीजें आप खुद भी देख सकते हैं कि आप अगर नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं तो आप सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज करें, इडियम्स यानी कि मुहावरे यूज नहीं करें। जैसे कि इंस्टेड ऑफ हिट द नेल ऑन द हेड, यूज एग्जैक्टली करेक्ट। यानी कि आपने ये मुहावरा है हिट द नेल ऑन द हेड, उसकी जगह एग्जैक्टली करेक्ट को यूज करें, वो ज्यादा बेहतर है। और ग्रामेटिकल करेक्टनेस होनी चाहिए, कि अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, कहीं यूज करना है फाइंड द कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो आप फाइंड द कैपिटल इस फ्रांस लिख दें या कैपिटल ऑन फ्रांस लिख दें, तो ये आपकी मिस्टेक होगी कि आपने ग्रामर गलत यूज किया। या फिर आप बोलेंगे आई एम राइटिंग ईमेल, प्लीज हेल्प मी, हेल्पिंग मी इन दिस सिनेरियो, तो आप
उसमें ग्रामर सही यूज करें कि सिंपल बोल दें कि जनरेट एन ईमेल फॉर माय फ्रेंड या फॉर्मल ईमेल। तो आप अपनी ग्रामर जब सही यूज करेंगे तो चैट जीपीटी को सही बात समझ में आएगी, तो फिर वो आपको सही आंसर देगा। In the explanation for exercise 10, I highlighted the importance of frame and improve clarity with address common language challenges. तो एक्सरसाइज 10 में आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बोला था कि ये ग्रामर इसमें गलत यूज की हुई थी। सेकंड वाला जो है व्हाट इज द कैपिटल फ्रांस करेक्ट करके चैट जीपीटी आपको बता देगा। किस तरह से आप सही क्लियर मैसेज देंगे एलएलएम को तो वो सही जवाब देगा। इम्पोर्टेंस आपको पता चल गई सिंप्लीफाइंग प्रॉम्प्ट्स की टू इम्प्रूव क्लैरिटी, क्या आपकी क्लैरिटी इम्प्रूव होगी। और एड्रेसेस कॉमन लैंग्वेज चैलेंजेस, आई ऑल्सो कंसीडर एडिंग ऑन exercises and translating through from their native language. And base scenarios to keep tutorial accessible, however, suggesting in conclusion that users double check their prompts for language errors, which is practical tip for non-native speakers. आप मजीद इनकी 26 एक्सरसाइज से देख सकते हैं कि आप अच्छे प्रॉम्प्ट्स देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं असल टारगेट पे। आज का टारगेट है हमारा प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस एग्जांपल्स फॉर एजेंटिक एआई डेवलपर्स। हमने प्रैक्टिस करनी है प्रॉम्प्ट की एग्जांपल्स के साथ, किसके लिए? एजेंटिक एआई डेवलपर्स के लिए। हम बेसिकली क्या बनने जा रहे हैं? एजेंटिक एआई डेवलपर्स। तो जब हम एजेंटिक एआई डेवलपर बनना है तो हमने सिंपल एलएलएम नहीं बनाना टेक्स्ट बेस के जिसको आपने सवाल दिया और जवाब आ गया। आपने थोड़ी सी डिटेल बतानी है, और डिटेल में ये होगा कि हम लोग टूल्स यूज करते हैं, ये हमारे पास परसीव करता है, डिसीजन लेता है और आपको आपके हिसाब से जवाब ला कर देगा। तो हम लोग टूल्स यूज करेंगे। उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें अच्छी प्रॉम्प्ट आती होगी तो हम सही काम करवा सकेंगे अपने एजेंट से। अच्छा, इसके की पॉइंट्स क्या हैं? हमें अच्छी प्रॉम्प्ट लिखने के लिए सबसे पहला हमारे पास की पॉइंट ये है कि राइटिंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट फॉर एजेंटिक एआई सिस्टम इज क्रिटिकल स्किल। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है प्रॉम्प्ट्स लिखना एजेंटिक एआई डेवलपर्स के लिए। दैट इम्प्रूव्स विद प्रैक्टिस, जो कि इम्प्रूव होगी प्रैक्टिस के साथ, स्पेशली फॉर डेवलपर्स बिल्डिंग ऑटोनॉमस एजेंट्स। ऑटोनॉमस का मतलब उर्दू में क्या होता है? खुद मुख्तार, जो कि आपके पास डिसीजन खुद लेगा, ना फैसला खुद करके के। इसमें फिर आगे आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, हैंड ऑफ्स इंक्लूड हो जाते हैं कि एजेंट खुद डिसीजन ले रहा है कि मैं अपने पास से जवाब दूं या हैंड ऑफ करूं। और इसमें फिर टूल कॉलिंग मजीद चीजें आप देखेंगे जिससे हम बेहतरीन एजेंटिक एआई डेवलपर बन सकें। उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आपको अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना आना आता हो, ताकि आप इंस्ट्रक्शन, इसमें दो चीजें और होती हैं। एक तो यूजर प्रॉम्प्ट होता है, एक आपके पास सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है कि आपका सिस्टम जो है वो चीजों को कैसे लेगा। यानी कि आपने एजेंट को बताया कि यू आर अ हेल्पफुल एजेंट, तो आपका एजेंट एक हेल्पफुल एजेंट के तौर पे आपको रिस्पॉन्स कर रहा होगा। इंस्ट्रक्शन जो होती है, सिस्टम प्रॉम्प्ट जो होती है, उसमें एजेंट को पता होगा कि मैं बेसिकली मेरा क्या रोल है, मुझे किस तरह से जवाब देना है, चीजों को कैसे लेके चलना है। अगर इंस्ट्रक्शंस अच्छी होंगी तो यूजर प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स अच्छा होगा। आपने उसे बोल दिया है कि यू आर अ जोकर, तो वो और सवाल आपने दे दिया है कि आप मुझे कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, तो वो जोकर के तौर पे मैथ की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। तो ये है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट भी आपका, एक तो ज्यादा जरूरत नहीं होती सिस्टम प्रॉम्प्ट को छेड़ने की, ज्यादातर तो हेल्पफुल एजेंट या स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ज्यादातर हम यूजर प्रॉम्प्ट पे काम करते हैं, मगर आपका सिस्टम प्रॉम्प्ट भी सही होना चाहिए। और यूजर प्रॉम्प्ट में तो आपने मेहनत करनी ही करनी है कि जिस टाइप का आप एजेंट बना रहे हैं उस हिसाब का आप यूजर प्रॉम्प्ट बनाएं, और सही प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो सही रिस्पॉन्स आएगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट ये है कि स्टार्टिंग विद क्लियर सिंपल प्रॉम्प्ट एंड प्रोग्रेसिवली इनकॉर्पोरेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी।
enhances रीजनिंग एबिलिटी एंड टूल कॉलिंग प्रोफिशिएंसी। आपने स्टार्ट किससे करना है? क्लियर। क्लियर का मतलब बिल्कुल साफ बात करनी है, सिंपल आसान होने चाहिए प्रॉम्प्ट्स, और प्रोग्रेसिवली इनकॉर्पोरेटिंग, यानी कि प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है? स्टेप बाय कोई चीज को आप लेकर चल रहे हैं। इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब है कोऑपरेटिव होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्सिटी को एनहेंस तब करना है जब आप रीजनिंग एबिलिटी उसे दे रहे हैं। यानी कि सिंपल सवाल जवाब एक तो आप कर रहे होते हैं, जैसे कि आपने कैपिटल ऑफ फ्रांस पूछ लिया, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान पूछ लिया है, ये सिंपल सवाल है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जब एलएलएम को रीजनिंग की जरूरत पड़ती है, तो आपने ऐसा प्रॉम्प्ट लिखना है। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो रीजनिंग सही करके दे। जैसे कि हमने रिडल के लिए स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन दी, तो वो रीजनिंग पे चला गया था, तो कुछ सेकंड बाद रिस्पॉन्स आया उसका। उसके अलावा टूल कॉलिंग प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। टूल कॉलिंग प्रोफिशिएंसी का मतलब ये है कि हैंड ऑफ एक चीज यूज करेंगे हम आगे एजेंट के आई में, और दूसरी चीज टूल कॉलिंग हम यूज करेंगे, जिसके लिए आपका प्रॉम्प्ट ऐसा होना चाहिए कि वो सही तरीके से बता रहा हो एजेंट को कि आपने ये स्पेसिफिक टूल यूज करना है। आपने गलत टूल आइडेंटिफाई कर दिया या आपने प्रॉम्प्ट सही नहीं दिया है, तो उससे समझ में नहीं आएगा मुझे टूल यूज करना भी है या नहीं करना। तो टूल कॉलिंग की भी प्रोफिशिएंसी आपको सही होनी चाहिए। Research indicates that context, structure, output, and specificity improves accuracy and cost efficiency in agent responses. रिसर्च हमारी बताती है कि कॉन्टेक्स्ट जो है, एक हम पढ़ेंगे जेटी का में का कॉन्टेक्स्ट भी एक वाला है। तो कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है? बेसिकली जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, मटेरियल जो भी यूजर का होता है, आपका डेटा, बेसिकली आप आसान अल्फाज में समझ सकते हैं कॉन्टेक्स्ट एक डेटा है, या यूजर डेटा कह लें, जो कि आपकी मशीन पर होता है, सम जेसन फॉर्मेट में होता है। और स्ट्रक्चर आउटपुट, यानी कि आपने उसमें टाइप्स बता दी, आप प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो आप जब कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो आपकी डेटा टाइप्स यूज हो रही होती है ना। तो इसी तरह जब आप स्ट्रक्चर आउटपुट की बात करते हैं, तो आप एलएलएम को क्लियर कर रहे होते हैं बात कि मुझे इस तरह का आउटपुट चाहिए। तो इसमें भी एक तरह से डेटा टाइप्स इन्वॉल्व होती हैं। फाइनेंटिक जो यूज होता है हमारे पास बेस मॉडल, उसमें भी एक स्पेसिफिक तरीकाकार है स्ट्रक्चर आउटपुट देने का, इसी तरह जेसन फॉर्मेट है। तो ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि हम बेहतरीन कॉन्टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं। एंड स्पेसिफिसिटी इंप्रूव एक्यूरेसी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। और एक स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है, आप जैसे हमने काम करवाया था बायसेस से हटके, यानी कि आप जेंडर को स्पेसिफाई किए बगैर जवाब देना है, ये होगी जर्नल प्रॉम्प्ट। मगर अगर आपको कोई खास काम करवाना है एजेंट से, तो आपने स्पेसिफिक करना है उसी के लिए प्रॉम्प्ट। आपने एम्बिगुअस कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना है जिससे एजेंट को समझ में ही नहीं आएगा बात क्या है। अगर आपने रेसिपी जनरेट करने का एजेंट बनाया है, तो आपने टारगेट देना है स्पेसिफिक कि मुझे अ, मतलब स्वीट डिशेस की रेसिपीज चाहिए, मुझे मतलब डिनर की रेसिपीज चाहिए, या मुझे ब्रेकफास्ट की चाहिए, या मुझे टी स्नैक्स चाहिए। तो आप स्पेसिफिक अपना प्रॉम्प्ट क्लियर करेंगे तो और एक्यूरेट आपका रिजल्ट आएगा। तो इसका इन्होंने कहा इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। और जितना स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट होगा वो उतना ज्यादा टोकन्स को यूज नहीं करेगा, तो आपकी कॉस्ट के लिए भी इफेक्टिव होगा। इन एजेंट रिस्पॉन्सेस, यानी कि रिजल्ट जो आएगा उसका आंसर भी आपके हिसाब से सही आएगा। कितना टाइम रह गया है हमारा? अच्छा, 10 मिनट से रहना। अच्छा, हमारे पास फिफ्थ फिफ्थ है। फोर्थ पॉइंट ये है कि फोकसिंग ऑन 5 की फैक्टर्स। 5 की फैक्टर्स को हमने फोकस करना होगा। रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए हमारी, यानी कि आप इस तरह का प्रॉम्प्ट लिखें जिसमें रीजनिंग इजीली आप करवा सकें अपने एजेंट से। टूल कॉलिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए कि आप टूल को सही तरीके से कॉल करें। एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि जिस काम को आप करवाना चाह रहे हैं, जिसका मकसद है काम करवाने का, वही मकसद हो।
एक्यूरेट प्रॉम्प्ट हो ताकि आपका रिजल्ट भी एक्यूरेट आए। कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट एफिशिएंसी भी तभी होगी जब आप स्पेसिफिक जो आपका टारगेट है वो अचीव करें, ना कि आप इधर उधर की बातें करें, टाइम वेस्ट ना अपना करें ना किसी और। तो इसलिए कि आप टोकन्स भी फिर कम कंज्यूम करेंगे जिससे कॉस्ट एफिशिएंसी होगी और इससे आपका रिजल्ट भी सही आएगा और एलएलएम को भी ज्यादा टोकन्स खर्च नहीं करने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर आउटपुट देंगे तो वो और ज्यादा स्पेसिफिक उसके लिए हो जाता है कि इस डेटा टाइप को हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, आपके पास होती हैं डेटा टाइप्स। हमारे पास जेनेरिक डेटा टाइप्स भी होती हैं पाइथन में, जिसमें आपको क्या करवाना होता है, आप पाइथन को का जो आउटपुट मतलब रन टाइम पे बताते हैं उससे आपको पता चल जाता है, मतलब जेनेरिक टाइप को, कि ये हमारा आउटपुट रिक्वायर्ड है पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट का साइज भी सही होना चाहिए, यानी कि कॉन्टेक्स्ट जो भी आप डेटा दे रहे हैं वो ज्यादा बड़ा तो नहीं है, उसका डेटा का साइज भी मैटर करता है। इंश्योर्स ऑप्टिमल एजेंट परफॉर्मेंस, ये सारी बातें क्या करती हैं, एजेंट की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती हैं। अब इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। क्राफ्टिंग, जैसे कि आप क्या कह सकते हैं, फर्नीचर वगैरह क्राफ्ट होता है, नॉर्मल फिजिकल चीजें क्राफ्ट होती हैं, उसी तरह से हम एजेंटिक एआई में प्रॉम्प्ट्स को क्राफ्ट करते हैं। फॉर एजेंटिक एआई सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रीजनिंग, कॉलिंग टूल्स एंड एक्टिंग ऑटोनोमसली, एजेंटिक एआई के लिए, सिस्टम्स के लिए हम कैपेबल उसे बनाते हैं अच्छे प्रॉम्प्ट देकर कि वो रीजनिंग अच्छी कर सके, कॉलिंग टूल्स को भी सही तरीके से कर सके, एक्टिंग ऑटोनॉमसली, डिसीजन वगैरह जो वो खुद मुख्तार होकर लेगा, दो वो डिसीजन सही ले ताकि रिजल्ट सही आए। ये वाइटल स्किल है फॉर डेवलपर्स। वाइटल का क्या मतलब होता है, इंपॉर्टेंट स्किल है। अनलाइक ट्रेडिशनल एलएलएम्स, एजेंटिक एआई hinges on 5 key factors। जैसे ट्रेडिशनल एलएलएम्स होते हैं हमारे पास जो बेसिकली टेक्स्ट बेस होते हैं, या फिर जो आजकल इमेज जनरेट भी करके दे रहे हैं, वीडियो छोटी मोटी काम कर रहे हैं। तो एजेंटिक एआई के जो हिंगर्स हैं उनके लिए क्या है, 5 की फैक्टर्स हैं। वही वाली बात कर रहे हैं, रीजनिंग एबिलिटी, टूल कॉलिंग प्रोफिशिएंसी, एक्यूरेसी, कॉस्ट एफिशिएंसी, स्ट्रक्चर आउटपुट एंड कॉन्टेक्स्ट आई। ये 5 चीजें बहुत मैटर करती हैं एजेंटिक एआई हिंगर्स, या आप कह रहे हैं डेवलपर्स की। This tutorial offers exercises to help developers master prompt writing, starting with basic examples and advancing to complex scenarios। यानी बेसिक एग्जाम्पल से लेकर एडवांस कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बताए जाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बेहतर बना सकते हैं। टेलर का मतलब तो आपको पता है ना, कि किसी चीज को, बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक बेहतरीन चीज तैयार की जाए, उसे टेलर कहा जाए। Each exercise includes a scenario on effective prompt। सारी एक्सरसाइजेस जो हैं वो इंक्लूड कर रही हैं सिनेरियोज को, इफेक्टिव प्रॉम्प्ट को और एक्सप्लेनेशन। वही जो हमने 11 एक्सरसाइजेस में देखा था, इसी तरह आप एजेंटिक की एक्सरसाइजेस देखेंगे। फिर एक्सरसाइजेस का ओवरव्यू दिया हुआ है। The exercise is designed to build your expertise in crafting prompts that optimize agentic AI performance. They cover techniques like specifying tools, structuring output, and managing context, progressing in difficulty for a structured learning experience. Below are detailed exercises to refine your prompt writing skills for agentic AI डेवलपमेंट। वही सारी चीजें बताएंगे हैं कि इसमें टूल्स को भी इंक्लूड किया है, स्ट्रक्चर आउटपुट को भी बताया गया है, और कॉन्टेक्स्ट को कैसे मैनेज करेगा, ये सारी चीजें हम सीखेंगे अपनी डिटेल एक्सरसाइजेज में। एजेंटिक प्रॉम्प्ट इंजीनियर, प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल्स फॉर एजेंटिक। अब इसमें क्या, एक और हेडिंग आ गई है डिटेल्ड एक्सरसाइज। हियर आर द एक्सरसाइजेज ईच विद अ सिनेरियो, an effective prompt and an explanation highlighting how the prompt addresses the 5 key factors। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले आपको एक एक्सरसाइज दी है
कितना टाइम रह गया है हमारे पास? हम 4 मिनट। एक एक्सरसाइज हो सकती है, हम उसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड पे जाते हैं। ये हमारी पहली एक्सरसाइज क्या है एजेंट एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। यहाँ से खोल लेती हूँ मैं। ये दो तो क्यों खुल गए हैं भाई? इसको भी हम नीचे कर देते हैं। तो हम आ जाते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे। एजेंट्स बनाना तो आप लोगों को आते होंगे। इसमें कुछ चीजें आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसमें मैं ओपेनएआई की यूज नहीं कर रही। मैं इसमें जेमिनाई की यूज कर रही हूँ, और ओपेनएआई की मैं सिर्फ ट्रेसिंग के लिए यूज कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि बैकएंड पे काम हो कैसे रहा है एजेंट्स का। सबसे पहले इंपोर्ट करवा लिया हमने एसिंक आयो। ये एसिंक फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, मॉड्यूल कह लें आप। उसके बाद हमने ओएस का मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया है। उसके बाद डॉट env की फाइल क्या करेगी, आपका जो भी env का फोल्डर है, मेरे ख्याल से फाइल है, उधर मौजूद नहीं है। मुझे नजर नहीं आ रही है। अच्छा, तो आपकी जो env की फाइल है ना, उसमें से ये आपके सीक्रेट्स को गाइड करने में हेल्प करेगी। और इसके अलावा हमने फ्रॉम ओपन इंपोर्ट्स एसिंक ओपन को इंपोर्ट करवाया है। एसिंक ओपन हमारे पास क्या करेगा, एक्सटर्नल क्लाइंट को गेट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट और ओपन चैट कंप्लीशन मॉड्यूल, ये सारी चीजें बेसिकली आपके थर्ड पार्टी एपीआई को कॉन्फ़िगर करने में ओपन एजेंट सर्च के साथ हेल्प करेंगी। अब आ जाते हैं हम, ये पहला हमारे पास वेरिएबल पाइथन में, जब आपको वो नाम या वेरिएबल का यूज नहीं करना होता तो आप अंडरस्कोर के साथ भी वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। तो आपने अंडरस्कोर के साथ एक वेरिएबल डिफाइन किया है, और उसके अंदर आपने लोड डॉट env को किया है, और उसके अंदर फाइंड डॉट env का फंक्शन कॉल किया है, जिससे आपके सीक्रेट्स गेट हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे आपके इस पूरे प्रोग्राम में। उसके बाद मैंने किया os डॉट एनवायरमेंट और ओपन एपीआई की os डॉट। इसके बाद आपने क्या किया है, एक मॉड्यूल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके अंदर मेथड कौन सा कॉल किया है, एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट को थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा हुआ है। और इसके अंदर आपने बता दिया है कि मुझे ओपन एपीआई की का जो वेरिएबल है वो चाहिए, और इसमें से आप गेट करके लिया ओपन एपीआई की का वेरिएबल, जिसमें सीक्रेट्स आपके ओपन एपीआई की के मौजूद हैं। ये हम सिर्फ ट्रेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जेमिनी एपीआई की को डिफाइन किया है, इसकी हमने डेटा टाइप क्या रखी है, स्ट्रिंग रखी है, और इसको हमने गेट करवा दिया है os डॉट गेट env से जेमिनी एपीआई की। अगर नहीं हो तो नल हो, ये हमने कॉमा करके आगे जो डिफाइन किया है ना, उसका मकसद सिर्फ ये है कि या तो जब एपीआई की मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो ये मेरे ख्याल से एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। विच एलएलएम सर्विस। अब आपने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, एक्सटर्नल क्लाइंट। एक्सटर्नल क्लाइंट का मतलब ये है कि जब हम थर्ड एपीआई की को यूज करते हैं तो हमारे पास दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक एपीआई की, एक बेस यूआरएल। तो आप इस मेथड के अंदर इन दोनों चीजों को पास कर देंगे कि जेमिनी एपीआई की जो आपने ऊपर गेट करवाई है वो पास कर दो, और बेस यूआरएल, बेस यूआरएल आपको कहाँ से मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे अपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट की, जो कि रीजनिंग प्रॉम्प्ट था। हम कहाँ पर थे, एक्सटर्नल क्लाइंट को डिफाइन कर रहे थे। अच्छा, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक्सटर्नल क्लाइंट यानी जेमिनी एपीआई की को सेट करना है अपने ओपनआई। आवाज तो ना आ रही है। आवाज नहीं आ रही? बस इतना ही लाउड बोल सकती हूँ मैं। मेरा मतलब ये है कि आ रही है अब आवाज? आवाज तो मैंने फुल रखी हुई है।
आ गई। थैंक यू। हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सटर्नल क्लाइंट सेट करना है अपने ओपन एआई एजेंट्स एसडीके के कंपेटिबल, यानी कि कोई भी हो सकता है, वो आपका ग्रॉक भी हो सकता है, आपका डीपसीक का कोई मॉडल हो सकता है, आपका ग्रॉक, जेमनाई हम लोग यूज कर रहे हैं, जेमनाई का कोई मॉडल हो सकता है। इसी तरह और भी एलएलएम आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग जेमिनाई की एपीआई की यूज कर रहे हैं, क्योंकि ओपनएआई एजेंट एसडीके के बाद सेकंड नंबर पे जो टॉप मोस्ट चल रहा है एलएलएम, वो जेमिनाई का है, और वो फ्री भी है इत्तेफाक से। बस जेमिनाई 2.5 प्रो जो है हमारे पास वो पेड है। बाकी आपके पास जेमिनाई 2.0 फ्लैश हो गया, आपके पास जेमिनाई 2.5 फ्लैश लाइट हो गया। मैं इस वक्त यहाँ पर रीजनिंग ज्यादा बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने 2.0 फ्लैश लिख दिया। एक्चुअली मेरी 2.5 की जो है ना, कोटा जो होता है इसका लिमिट खत्म हो गई है, इसलिए फिल वक्त मैं आपको 2.0 फ्लैश से ये प्रोजेक्ट रन करके दिखाती हूँ। पहला प्रम्प्ट हम ये यहाँ पर यूज करेंगे, इफेक्टिव प्रम्प्ट, ताकि हम देख सकें हमारा रिजल्ट क्या आता है। अच्छा, तो एक्सटर्नल क्लाइंट हमारा सेट हो गया। इसमें दो चीजें चाहिए थी, एपीआई की बेस यूआरएल। एलएलएम मॉडल हमने जेमिनी 2.0 फ्लैश यूज किया है, और यहाँ ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल का हमारे पास क्या होता है, क्लास होती है। तो ये ओपनएआई की क्लास है हमारे पास, ये इम्पोर्ट और ये एजेंट से, यहाँ पे आते फ्रॉम एजेंट्स। इंपोर्ट हमने एजेंट को भी किया है ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल, मॉडल के लिए एक्सटर्नल एपीआई का कोई भी मॉडल, जैसे जेमिनी का हम 2.0 फ्लैश यूज कर रहे हैं, और एनएल की क्लास हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया। तो ये हमारा एलएलएम मॉडल भी डिफाइन हो गया है। उसके बाद हम एजेंट डिफाइन कर रहे हैं। एजेंट में आपने, जब हम एक्सटर्नल गाइड यूज कर रहे हैं, तो आप एजेंट के अंदर मॉडल भी डिफाइन कर सकते हैं, और आप रनर के अंदर भी मॉडल डिफाइन कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे भी होता है डिफाइन। मैं यहाँ एजेंट लेवल पे मॉडल डिफाइन कर रही हूँ। और इसमें दो चीजें जरूरी होती हैं, आप जब एजेंट डिफाइन करते हैं आप इसका नाम बताएं, जैसे नेम इज, मैंने रीजनिंग असिस्टेंट लिख दिया है। और इंस्ट्रक्शन मैंने कहा था ना सिस्टम प्रॉम्प्ट, आप अपना सिस्टम प्रॉम्प्ट सिंपल सा भी दे सकते हैं, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट आंसर द यूजर क्वेरी। मैंने थोड़ा सा इसको रीजनिंग के हिसाब से डिफाइन किया है। यू आर अ रीजनिंग असिस्टेंट फॉर एवरी मैथ क्वेश्चन, ऑलवेज थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर लॉजिक बिफोर गिविंग द फाइनल आंसर। तो ये रीजनिंग असिस्टेंट है, तो इसको मैंने ये कह दिया है कि स्टेप बाय स्टेप आंसर देना। तीसरी चीज, इसमें हमने मॉडल पास कर दिया है। अब क्या है, मैंने एसिंक फंक्शन क्यों बनाया है, कि जब हम रनर की क्लास यूज करते हैं और उसके साथ रन का मेथड यूज करते हैं, तो ये एसिंक मेथड है। तो जब हम एसिंक का मेथड यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें एक एसिंक फंक्शन बनाना होता है, और उसमें हम इसको पास करते हैं, और उसके साथ हमें जरूरी होता है कि हम अवेट लगाएं। अगर हम रन सिर्फ का मेथड यूज करते, तो हमें जरूरत नहीं थी कि हम अवेट यूज करते या फिर एसिंक और एसिंक आयो डॉट रन करके कॉल करते। तो इसलिए हमने जब रनर के साथ रन यानी एसिंक्रोनस का मेथड यूज किया है, तो हमें जरूरी है कि हम मेन को एसिंक बनाएं, या कोई भी आप नाम दे सकते हैं अपने फंक्शन का, और फिर आखिर में इसे इस तरह से कॉल करें। अच्छा, तो हमने रिजल्ट का वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर अवेट लिखा है, और उसके बाद हमने रनर की क्लास के अंदर रन का मेथड कॉल किया है। इसमें हमने दो चीजें डिफाइन की हैं, एक तो हमने एजेंट की क्लास यहाँ जो बनाई थी इसको पास कर दिया, और दूसरा हमने यूजर प्रॉम्प्ट, यही वो प्रॉम्प्ट है जो हम अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लेकर आए हैं, डॉक्यूमेंटेशन से, ये आप देख सकते हैं। डिटरमाइन इफ 42 इज इवन और ऑड, थिंक स्टेप बाय स्टेप एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। यानी प्रॉम्प्ट में ही हमने बता दिया है, यूजर प्रॉम्प्ट में, कि आपने स्टेप बाय स्टेप सोचना है, और क्या करना है, एक्सप्लेन करना है रीजन, जो भी आप काम कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि 2.0 जो है मेरे ख्याल से रीजनिंग के लिए अच्छा मॉडल नहीं है। हम रन करके देख लेते हैं, तो फिर हम मॉडल चेंज करके भी आपको लाइव दिखाते हैं। तो अब हम इसको रन करेंगे। हमारी
जो फाइल है उसका नाम क्या है, ex1.py। तो जब हम यूवी पैकेज मैनेजर यूज करते हैं तो हम लिखते हैं यूवी रन, फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन .py हो जाएगी, फिर एंटर। अगर ये रीजनिंग नहीं देता है हमारे पास, देखते हैं, लगता है इसने रीजनिंग दे दिया। अच्छा, अगर इसने रीजनिंग दे दी है तो यही सही है, अगर नहीं देता तो फिर हम दूसरा मॉडल यूज कर सकते हैं। अब हमने पूछा ये था कि 42 इवन या ऑड है, तो इसने बताया कि हेयर इज हाउ टू डिटरमाइन इफ 42 इज इवन और ऑड। डेफिनेशन क्या है, इवन नंबर वो होता है जो होल नंबर होता है, जो डिवाइड होता है 2 से, जिसका रिमाइंडर नहीं होता, और ऑड नंबर वो होता है जो होल नंबर होता है मगर डिवाइड नहीं हो सकता 2 से। सही बात कही है इसने। उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट करके दिखाया है इसने, डिवाइड 42/2, तो ये हो गया। कैलकुलेशन इसने करके दिखाई है कि 42 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 21 आंसर आता है। उसके बाद इसने स्टेप्स किए ना, पहले डिवाइड किया है, फिर कैलकुलेट किया, फिर रिजल्ट किया है। तो 42 इज डिविजिबल बाय 2 विद नो रिमाइंडर, द रिजल्ट इज अ होल नंबर। यानी दोनों चीजें फुलफिल कर रहा है जो उसने डेफिनेशन में बताई कि डिवाइड होना चाहिए 2 से और होल नंबर होना चाहिए। इट इज एन इवन नंबर। तो उसने प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास जो 42 है वो इवन नंबर है। तो इसका आंसर आखिर में इसने दे दिया, 42 इज इवन। यानी हमारी प्रॉम्प्ट इस काबिल थी कि वो हमें एक्यूरेट आंसर दे। अब हम आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देती है कि दिस प्रॉम्प्ट एम्फसाइज रीजनिंग एबिलिटी। ये एम्फसाइज कर रही है, यानी इम्पोर्टेंस बता रही है रीजनिंग की एबिलिटी की, by requiring step by step explanation ensuring the agent processes logically। ये कंफर्म कर रही, इंश्योर करवा रही है कि एजेंट प्रोसेस कर रहा है लॉजिकली। इट्स सिंपल एंड कॉस्ट एफिशिएंट, यानी कि सिंपल है और कॉस्ट एफिशिएंट है। और मिनिमल कॉन्टेक्स्ट साइज है, यानी कि हमने छोटा सा डिफाइन किया अपना प्रॉम्प्ट। फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी, मतलब टू द पॉइंट है, जो हमने सवाल किया है बिल्कुल एक्यूरेट उसके हिसाब से जवाब मिल गया। अब सेकंड एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। और आप लोगों के लिए बोनस पॉइंट ये है कि जितनी एक्सरसाइज मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ, इसका लिंक गिटहब रिपोजिटरी का मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो उसको लाजमी चेक कीजिएगा। अच्छा, एक्सरसाइज 2 क्या है हमारे पास, टूल कॉलिंग स्पेसिफिकेशन सिनेरियो। अब इसमें हमने क्या करना है, टूल कॉलिंग स्पेसिफिकेशन को मद्देनजर रखना है कि यहाँ पर टूल को कॉल होना जरूरी है। और ये चीज बहुत इसमें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको टूल करना इस वक्त आ जाएगा। अब इसका सिनेरियो क्या है, आपने यू नीड द एजेंट टू फेच द करंट वेदर। आपने इस तरह का एजेंट बनाना है जिसमें आपका करंट वेदर फेच हो सके, लंदन के लिए यूजिंग अ वेदर एपीआई टूल। और ये लंदन की बात कर रहे हैं तो हम लंदन अपनी प्रॉम्प्ट में शामिल करेंगे। तो इसका इफेक्टिव प्रॉम्प्ट क्या है, यूज द वेदर एपीआई टूल टू गेट द करंट वेदर इन लंदन यूके, रिटर्न द टेम्परेचर एंड कंडीशन। तो हम इस प्रॉम्प्ट को यूज कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने अपनी एक्सरसाइज चेंज कर दिया था, एग्जैक्टली यही कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल 2 को विजुअल स्टूडियो कोड में लाइव देखने के लिए। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप लोगों को सही तरह नजर आए। इसको भी मैं जरा बंद कर दूँ। इसमें भी सबसे पहले आपने थर्ड पार्टी एपीआई की को डिफाइन करवाया है। और ट्रेसिंग के लिए मैं इसमें आप लोगों को ट्रेसिंग भी शो करूंगी, चलें इसके बाद शो करती हूँ, इसको रन कर लेते हैं मैं। तो इसके बाद एक्सटर्नल क्लाइंट आपने डिफाइन कर दिया, उसका एलएलएम मॉडल मैंने जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट रखा है। सही है। असल बात इसमें ये है कि ओपन वेदर एपीआई की मैं यूज कर रही हूँ, और ये आप ओपन वेदर के प्लेटफॉर्म से जाकर फैच कर सकते हैं।
या फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि एक गिटहब में हो ये की मौजूद है और ये मेरे ख्याल से सही आपको रिजल्ट ला के दिखा रही है। ये मैंने अभी सर्च किया था, जब हम इसको सर्च करते हैं ना ओपन वेदर एपीआई की, तो इसमें आपको साइन अप वगैरह मांगेगा। तो इसमें आसानी ये है, नहीं बता रहा हूँ, कि इसकी एक गिटहब हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। हमारी अब वो गिटहब नहीं मिलेगी ना। ये रही ओपन वेदर एपीआई की लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो मैंने यहाँ से ये एआई की उठा ली है और यही हम लोग यूज करें, सही है। ये आप लोग ये आसानी के लिए बता दिए कि आप इतना नंबर सेट कर उठाएं और फिर एपीआई की फैच करें, साइन इन होके आप इधर से डायरेक्ट उठा लें। तो अब हम आ जाते हैं अपने कोड पे। तो ये एपीआई की मैंने कहाँ पर रखी है, .env की फाइल में रखी है। जब मैंने एपीआई ओपन आई की, ओपन वाला की सही है। तो अब हम आ जाते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमने ओपन एआई बल्कि ओपन वेदर की एपीआई की डिफाइन की है टूल कॉलिंग के लिए, ताकि हम वेदर फेच कर सकें। और उसके बाद हमने फंक्शन टूल बनाया है, वो किस लिए, कि गेट वेदर कहीं यानी डेटा लेकर आओ, उसके लिए एक फंक्शन जरूरी है। और फंक्शन टूल हमारे पास डेकोरेटर है, जो आपके नॉर्मल फंक्शन को क्या बना देता है, ओपन एआई एजेंट सर्जिकल का टूल, ताकि उसे हम टूल के तौर पे पास कर सकें एजेंट के अंदर। इसमें हमने थोड़ी सी डॉग स्ट्रिंग दी है। इसमें हमने बताया फेच द करंट वेदर फॉर अ सिटी यूजिंग ओपन वेदर एपीआई, और रिटर्न कर दो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हमें यूआरएल चाहिए होगा। ये वेदर ओपन वेदर का यूआरएल है, जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए, वेदर फैच करने के लिए। और इसमें क्यूरी डिफाइन होती है, जिसमें आप सिटी बताते हैं और इसमें कंट्री बताते हैं। और यहाँ पर एंड ए ऐप आईडी, यानी कि यहाँ पर आप एपीआई की, मतलब ये एक फॉर्मेट है जिससे आप क्या फैच करेंगे, वेदर का डेटा फैच करेंगे। तो ये एक तरह से आप लोग कहाँ पर जाकर दे सकते हैं, ओपन वेदर की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या किया, रिस्पॉन्स के वेरिएबल में रिक्वेस्ट डॉट गेट किया। तो एक मेथड है हमारे पास रिक्वेस्ट का, वो क्या करेगा, गेट कर देगा यूआरएल को और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, जेसन फॉर्मेट में। अब जेसन फॉर्मेट में जब कन्वर्ट हो गया तो हमें दो चीजें चाहिए, एक टेम्परेचर और उसकी कंडीशन। तो टेम्परेचर के अंदर हमने क्या किया है, ये हमारा एक तरह से जेसन का डेटा किस तरह से होता है, की वैल्यू पेयर होती है उसमें डिक्शनरी, मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत सारे आपके पास कीज होती हैं जिसकी वैल्यूज मौजूद होती हैं। टेम्परेचर हमारी की है और उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, रिस्पॉन्स के अंदर से मेन टेम्परेचर। ये भी आप सारी चीजें कहाँ पर देखेंगे, ओपन वेदर एपीआई की मतलब प्लेटफॉर्म में। तो वहां से हम ये चीजें उठा सकते हैं। मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही, क्योंकि इस वक्त हमारा टारगेट किसका है, हमारा टारगेट इस वक्त प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखने का है। जबकि इस वक्त हम ओपन वेदर की एपीआई की को गेट करना है। इस वक्त हमारा टारगेट वेदर गेट करने का फंक्शन सीखना नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पर आप एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो आप इसे डॉक्यूमेंटेशन को खुद रीड कर लीजिएगा। देखें, इसमें इन्होंने बताया एपीआई कॉल कैसे करनी है, ये आपका यूआरएल होता है, एप आईडी क्या होती है, पैरामीटर्स हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं, एपीआई कॉल होती है इस तरह से।
और इसका रिस्पॉन्स इस तरह से आ जाता है जेसन फॉर्मेट। तो ठीक है, बस ये आप तरीका याद रखें कि इस तरह से आप वेदर फैच कर सकते हैं ओपन वेदर के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं। अब हमने क्या करना है, एजेंट के अंदर आपने बताना है उसका नाम, उसका मॉडल, और टूल हमने क्या है, किसको बनाया है, हमने गेट वेदर का जो फंक्शन बनाया है उसको हमने एट द रेट यानी डेकोरेटर यूज किया है फंक्शन टूल का। इसके जरिए ये क्या बन गया है, ये हमारा टूल हो गया। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन पास किया। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है आपके पास। यू आर अ हेल्पफुल एजेंट, ऑलवेज यूज टूल्स व्हेन नीडेड। तो जब हम बात कर रहे हैं किसको यूज करने की, टूल को यूज करने की, तो ये टूल यूज करेगा जब जरूरत होगी। अब हमने यहाँ पर क्या देना है, अब यहाँ पर क्या था, यूके लंदन था, तो इसको कंफर्म कर लेते हैं हमारा प्रॉम्प्ट क्या था। ये कहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर है। तो ये है हमारा प्रॉम्प्ट और इसको हम कॉपी कर रहे हैं। हमारा क्या है, लंदन यूके, लंदन हमारा सिटी है और यूके आपकी कंट्री। इसको मैं बंद कर देती हूँ और यहाँ पर मैं वही चीज लिखती हूँ। सही है। अब ये लंदन यूके का वेदर फैच करेगा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं, यानी कि रिजल्ट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम मैंने जो मेथड बनाया था वो मेन का एसिंक मेथड क्यों बनाया था, क्योंकि वहां पर रन का मेथड यूज हो रहा था, रन का। अब मैंने क्या किया है कि रन सिंक का मेथड यूज किया है। देखो आप देख सकते हैं ये मेथड है रन सिंक का, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करेगा, आपका जो भी प्रॉम्प्ट है उसका आंसर देगा। एसिंक्रोनस में ये होता है कि अगर मल्टीपल चीजें हैं ना तो वो टाइम नहीं लगाता, वो मल्टीपल चीजों को भी एक वक्त में फैच करके ला रहा होता है। मगर यहाँ पर हमें एक ही चीज चाहिए, वेदर ही फैच करना है, तो इसलिए मैंने रन सिंक का मेथड यूज किया और इसमें अवेट लगाने की जरूरत नहीं है। और इसको प्रिंट कर दबा देंगे हम कि आखिर में रिजल्ट प्रिंट कर दो, जिसमें आपका फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। इसको हम CLS कर देते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारी फाइल का क्या नाम है। यहाँ से देख लें, EX2। बाकी फाइल्स को मैं बंद कर देती हूँ, मैंने बहुत सारी खोली हुई है। हमारी इस वक्त फाइल EX2.py है। EX2.py को हम रन करेंगे, UV रन EX2.py। अब देखते हैं हमारा वेदर फैच होता है क्या। देख लें, जब हमने API की यूज की है तो इस वक्त जवाब इस तरह से नहीं आ रहा है कि सनी। एक एग्जाम्पल थी हमारे पास जिसमें हमने बकायदा API की से वेदर को फैच नहीं किया था। इसमें हम API की को यूज करना सीख रहे हैं बकायदा टूल कॉलिंग के जरिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस वक्त जो वेदर लंदन का है वो ओपन वेदर की API की आपको ऐड करके दे रही है, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड। और दो चीज इसमें बता रही है, एक तो आपका टेम्परेचर बता रही है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में जो मैंने ऊपर आपको बताया है, और दूसरा कंडीशन बता रही है, कंडीशन में वेदर बता रही है। और उसकी जो पहली कंडीशन आएगी ना जेसन के अंदर, उसकी डिस्क्रिप्शन दे रही है। यानी पहली कंडीशन यही है कि स्कैटर्ड क्लाउड्स हैं, तो वो आपको गेट करके ला रही है। अब अगर हम इधर 2 देते तो मेरे ख्याल से सेकंड कंडीशन बताती, क्या वन देते। तो ये है कि जितनी भी कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशंस होती है ना, तो इसमें हमने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन को फेच करवाया। करके देख लेते हैं। मेरे ख्याल से बस पहली कंडीशन है कि ये इसने बताया कि स्कैटर्ड क्लाउड्स ही आएंगे, तो हम इसको 0 ही रखते हैं। ये तरीका है हमारा वेदर को फैच करने का।
अच्छा, हम यहाँ पर सिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने फंक्शन में क्या बोला है, आप सिटी पास करो और कंट्री पास करो। और बाय डिफॉल्ट कंट्री ये यूके रखेगा। आप सिटी को अगर देते हैं और कंट्री देना भूल जाते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट यूके कंट्री सेलेक्ट कर लेगा। ये हमारे पास क्या होते हैं, एक की आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पोजीशन आर्ग्यूमेंट होते हैं। तो ये पोजीशन भी है और ये की वैल्यू पे, मतलब यहाँ पर आपने की भी डिफाइन कर दी है एक तरह से। अच्छा, तो हम कहाँ करते हैं, हम यहाँ पर कराची लिख कर देते हैं, कराची लिख गया। और यहाँ पर आपको कंट्री भी डिफाइन करना है, वरना एरर आ सकता है। तो अब हम देखते हैं हमारा कराची का वेदर क्या है। क्या प्रॉब्लम हो गई है ऐसे। मुझे लग रहा है कि इसकी जो हमारी एपीआई है ना, वो प्रॉब्लम कर रही है। हमारा एलएलएम मॉडल प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम एलएलएम मॉडल दूसरा लेकर देते हैं। 2.0 ही लेकर देते हैं। 2.0 के टोकन ज्यादा हो। देखें, 2.0 से आंसर आ गया है। ये 2.5 का फ्लैश वगैरह की मेरे ख्याल से लिमिट कम है, इसलिए ये इस वक्त मेरा लिमिट खत्म हुई है। तो ये आपके पास आ जाएगा टूल कॉलिंग का रिजल्ट। और यहाँ पर हमने टूल कॉल बगैर एपीआई की के जरिए की है वेदर की। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एपीआई के जरिए वेदर फैच होकर आ गया है। और कराची का भी देख लिया हमने, लंदन का भी देख लिया। इसकी एक्सप्लेनेशन है, दिस टारगेट टूल कॉलिंग प्रोफिशिएंसी बाय एक्सप्लोरिंग नेमिंग द टूल एंड स्पेसिफाइंग आउटपुट टेम्परेचर कंडीशन। यानी इसने दो चीजें बताई हैं, कि टेम्परेचर भी बता दो और कंडीशन भी बता दो टूल कॉलिंग के जरिए। और प्रोमोटिंग एक्यूरेसी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी कि एक्यूरेसी और कॉस्ट एफिशिएंसी का ख्याल रखा गया है विद द कंसाइज कॉन्टेक्स्ट। यानी छोटा सा प्रॉम्प्ट हमने दिया है, उसमें हमने दो चीजें मांगी हैं और हमारा रिजल्ट आ गया है। अब तीसरे पे आ जाते हैं, स्ट्रक्चर आउटपुट विद एग्जाम्पल। अब सिनेरियो हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर आउटपुट और एग्जाम्पल्स का, कि यू वांट द एजेंट टू लिस्ट 3 प्रोजेक्ट आइडियाज इन अ टेबल फॉर्मेट। हम टेबल फॉर्मेट में तीन नए प्रोजेक्ट आइडियाज चाहते हैं। उसके लिए इफेक्टिव प्रॉम्प्ट क्या होगा, जनरेट 3 प्रोजेक्ट आइडियाज फॉर एन एआई ऐप। यानी कि हमने डिफाइन कर दिया है, एआई ऐप के लिए 3 प्रोजेक्ट आइडियाज ला दो। और फॉर्मेट क्या होना चाहिए उसका, टेबल। यानी स्पेसिफिकली टेबल फॉर्मेट में चाहिए मैं आउटपुट। और कॉलम नेम क्या होना चाहिए, कॉलम के अंदर है आपकी जो डिफाइन होना, वो नेम डिफाइन होंगे और डिस्क्रिप्शन डिफाइन। इसकी एग्जाम्पल भी हमने साथ में पेश कर दी है। किस तरह से आप टेबल बनाना है, पहले नेम लिखना, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना, उसके बाद एआई चैट, और इसके आगे एआई चैटबॉट। ये मेरे ख्याल से पूरा क्यों नहीं नजर आ रहा, आ चैटबॉट होगा, आ चैटबॉट फॉर कस्टमर सपोर्ट। तो अब हम तीन जो अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 है उसको लाइव देख लेते हैं। उसको लाइव देखने से पहले मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ, कि ये आप ट्रेसिंग जो मैंने इनेबल की है ओपन की, वो प्लेटफॉर्म ओपन में देख सकते हैं। उसके लिए आपने जाना है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर।
थोड़ा स्लो हो जाता है मेरा नेट, पता नहीं क्यों, टाइम भी लगा रहेगा। क्या, जब तक ये ओपन हो रहा है हम थर्ड पे चले जाते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और अपना थर्ड एक्सरसाइज को खोलते हैं। थर्ड एक्सरसाइज में भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या डिफाइन किए है हमने, एक्सटर्नल क्लाइंट और ट्रेसिंग के लिए वो, यानी कि बेसिक कोड जो है ना सबका सेम रहेगा। आप इसको कॉन्फ़िगरेशन की फाइल में भी डाल सकते हैं, मगर मैंने अभी सबको इंडिविजुअली ही डील किया है। अब इसमें हमने एजेंट डिफाइन किया है। एजेंट का नाम हमने क्या रखा है, एआई एजेंट, क्योंकि इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन एक टेबल बनाना था 3 प्रोजेक्ट का और एआई से रिलेटेड था, तो मैंने नाम ही एआई एजेंट रखा। और प्रोजेक्ट आइडियाज ऑलवेज रिटर्न नमीना मार्कडाउन टेबल, और वो जो कि यूजर प्रॉम्प्ट था उसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर सिस्टम प्रॉम्प्ट को डिफाइन किया है। आपकी मर्जी, आप ना करें। आप बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं कि और हेल्पफुल एआई एजेंट एंड गेट द यूजर आंसर। मगर अगर हम थोड़ा सा उसको क्लियरली डिफाइन करते हैं तो हमारा रिजल्ट और बेहतर आता है, इसलिए सिस्टम प्रॉम्प्ट को भी हमने डिफाइन किया। अब ये है हमारा यूजर प्रॉम्प्ट। यूजर प्रॉम्प्ट वही उठाया है मैंने, और ये आपको रिजल्ट लाके दे देगा। अच्छा, इसमें एक चीज है कि ये 2.5 पे फ्लैश है, और वो मेरा ये है, क्या है, टोकन्स खत्म हो गए हैं 2.5 फ्लैश के। तो ये भी अगर मैं रन करूंगी ना तो हो सकता है कि रन ना हो। 3x, ये हमारी 3 है, डॉट पी वाई। देखा, इसके टोकन्स खत्म हो गए, इसलिए मैं जरा इसको एलएलएम को चेंज कर रही हूँ ताकि आपके पास रिजल्ट। आप 1.5 लाइक ले सकते हैं, मगर मैं 2 पॉइंट। देख सकते हैं अब इसका आंसर आया है। अच्छा, तो ये टेबल तो जनरेट हो गया, मगर ये आप टर्मिनल पे आउटपुट देख रहे हैं तो इसको आपको थोड़ा सा मिसमैनेज नजर आएगा, मगर उसने वही काम किया है। नेम लिखा है, फिर डिस्क्रिप्शन लिखा है, और फिर एआई रेसिपी जनरेटर। उसने उसके अंदर बताया कि पहला जो नेम है वो एआई रेसिपी जनरेटर है, दूसरा एआई पावर्ड ट्यूटर है, यानी कि नेम के अंदर ये चीजें डिफाइन है। बस थोड़ी सी आपको आगे पीछे लगेंगी, मगर उसने उसी टेबल फॉर्मेट में आपको रिजल्ट आके देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ट्रेसिंग पे। ये है हमारा ओपेनआई का प्लेटफॉर्म। इसमें हमने डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद लॉग्स में जाना है। लॉग्स पे जाने के बाद आप ट्रेसेस पे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वेदर एजेंट को कितनी दफा कॉल किया है। रीजनिंग असिस्टेंट को सबसे पहले कॉल किया था, तो रीजनिंग असिस्टेंट को आप देख सकते हैं कि इसकी ट्रेसेस क्या आ रही हैं। देखें, मैंने 2.0 फ्लैश मॉडल यूज किया था जमनाई का। बेस यूआरएल ये है, इनपुट हमने ये दिया था, हमारा रीजनिंग असिस्टेंट। कंटेंट हमारा ये था, डिटरमाइन इफ 42 इज इवन। जेसन फॉर्मेट में आपको नजर आ रहा है, देख रहे हैं, की वैल्यू पेयर। जेसन में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स के मल्टीपल आपको क्या मौजूद होते हैं, आप वेरिएबल्स कह रहे हैं, डेटा आपको की वैल्यू पेयर पे शो। रोल क्या था, यूजर। ऊपर आप देख सकते हैं जो मैंने इंस्ट्रक्शन दी थी उसका रोल क्या है, सिस्टम, यानी कि इंस्ट्रक्शन हमारी सिस्टम प्रॉम्प्ट है, और आपके पास जो आपका यूजर प्रॉम्प्ट है वो ये है, जो कि आप कब डिफाइन करते हैं, रिजल्ट के वेरिएबल के अंदर, या फिर आखिर में जब हम रनर की क्लास के अंदर रन का मेथड कॉल करते हैं, जिसमें आप रिजल्ट
फाइंड कर रहे होते हैं एजेंट का, तो उस वक्त जो आप पास करते हैं वो यूजर प्रॉम्प्ट होता है। अब इसका आउटपुट देख लें। ये पूरा आउटपुट आ गया, 42 इवन नंबर है। अब इसने क्या बताया, कंटेंट ये था, रिजल्ट जो था आपका, रोल उसका असिस्टेंट था, टूल कोई भी कॉल नहीं हुआ है इसमें, फिगर भी नन है, फंक्शन कॉल भी है, ऑडियो है। अच्छा, अब देखते हैं कि सेकंड हमने क्या किया, उसमें टूल कॉल किया। अब ट्रेसिंग में सेकंड वाले के अंदर, सेकंड वाला कहाँ है, वेदर एजेंट। वेदर एजेंट के अंदर टूल कॉल हुआ है या नहीं, आप देख सकते हैं गेट वेदर का टूल कॉल हुआ है और ये जनरेट हुआ है देख सकते हैं। इसमें भी इसमें जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट यूज किया है मैंने, और 126 टोकन कंज्यूम किए हैं इसमें। ये इसका बेस यूआरएल था। इनपुट ये था हमारा, यूर हेल्पफुल एजेंट, ऑलवेज यूज टूल्स नीडेड व्हेन नीडेड, रिटर्न कंसाइज आंसर्स, और रोल सिस्टम था। उसके अलावा ये हमारा यूजर प्रॉम्प्ट था और इसका रोल यूजर है। आउटपुट ये आया है। आउटपुट पे आपने ये देखना है कि इसमें टूल कॉल हुआ है, कंटेंट नल है, और रोल असिस्टेंट है, और टूल कॉल क्या है। टूल कॉल में ये बता रहा है कि आपका एक फंक्शन था जिसका नाम क्या था, गेट वेदर था। आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से थे, सिटी, सिटी के अंदर क्या पास हो रहा है, लंदन। कंट्री क्या पास हो रहा है, यूके। आईडी क्या है, आईडी कुछ भी नहीं है। टाइप क्या है, टाइप इसकी क्या है, फंक्शन था हमारा। अब इससे हमें ये पता चल गया है ट्रेसिंग के जरिए कि जब टूल कॉल होता है तो हमारे पास ट्रेसिंग में टूल शो होगा, अगर नहीं कॉल होगा तो नहीं शो होगा। और ये आप देख सकते हैं, जब गेट वेदर पे क्लिक किया, आपका टूल क्या काम कर रहा है, उसकी ट्रेसिंग अलग है। गेट वेदर के अंदर सिटी है लंदन, कंट्री है यूके, टेम्परेचर आउटपुट में बता रहा है, कंडीशन स्कैटर्ड क्लाउड्स, और उसकी जनरेशन ये है। यहाँ पर आपको टूल कॉल की आईडी मिल रही है जो कि कुछ भी नहीं है इधर। कंटेंट क्या था, टेम्परेचर था, कंडीशन स्कैटर्ड क्लाउड्स है, और रोल टूल है। यानी कि आप जब टूल की ट्रेसिंग देखेंगी तो उसके अंदर अब मजीद डिफाइन होगा कि टूल आउटपुट कैसे जनरेट करके आया है। उसमें आप मजीद चीज़ों को स्टडी कर सकती हैं कि हमारी ट्रेसिंग कैसे हो रही होती है, यानी कि एजेंट का वर्क फ्लो बैकएंड पे कैसे काम कर रहा हो। अब आ जाते हैं दोबारा अपने एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के ऊपर, और यहाँ पे हम थर्ड की बात कर रहे थे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि एक स्ट्रक्चर आउटपुट है, यानी हमने टेबल फॉर्मेट बताया कि एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दी किस तरह का हमें रिजल्ट चाहिए। हम उसे फोर्स कर रहे हैं टेबल फॉर्मेट के लिए। अच्छा, तो इसकी भी ट्रेसिंग देख लें, चलें आप। मैंने दो की ट्रेसिंग आपको दिखा दी है, तीसरे की ट्रेसिंग मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, ये था हमारा अभी रिसेंट जो हमने थर्ड एक्सरसाइज की है, देख लें। पहले नए नेम था, फिर डिस्क्रिप्शन थी। तो एक फॉर्मेट हमने बता दिया था, उसने उसी तरीके से रिजल्ट ला कर दिया। तब ये रिजल्ट प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है, क्योंकि ये कोई एक्सेल की फाइल वगैरह तो है नहीं। ये आपका टर्मिनल पे आउटपुट आ रहा है तो ऐसे ही आएगा। तो एक स्ट्रक्चर आउटपुट हमारे पास हमने डिफाइन किया, उसी में हमें रिजल्ट मिला। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम। एक्यूरेसी, क्लियरिटी, रीजनिंग इज मिनिमल है, कीपिंग कॉस्ट लो है, वाइल कॉन्टेक्स्ट साइज इंक्लूड्स द एग्जांपल ऑफ गाइडेंस। और इसमें हमने किसका ख्याल रखा है, रीजनिंग बहुत कम रखी है, मिनिमल है, कॉस्ट भी कम है इसमें, कॉन्टेक्स्ट साइज इंक्लूड है, और एग्जाम्पल भी हमने इसमें डिफाइन की है कि हमें टेबल इस तरह से चाहिए। इसमें हमने ये बताया था ना, नेम, डिस्क्रिप्शन, यही चैट वगैरह की हेडिंग इस तरह से स्टार्ट करो। तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज की एग्जाम्पल होती है। अब फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में क्या है, कॉस्ट एफिशिएंट टून सेटिंग। अगर हमने अपने एजेंट को बकायदा एक टून डिफाइन करनी है तो उसको कैसे लेकर चलेंगे, हम फोर्थ एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जिसमें कॉस्ट एफिशिएंट होने के लिए हमने उसकी टून की सेटिंग की है।
अब इसमें आपने क्या किया है, बी प्रोफेशनल रिस्पॉन्स टू अ यूजर क्यूरी अबाउट एआई इथिक्स। एआई इथिक्स के बारे में आपने प्रोफेशनल रिस्पॉन्स देना है यूजर की क्यूरी का। और इसकी इफेक्टिव प्रॉम्प्ट क्या है, रिस्पॉन्ड टू दिस क्यूरी इन अ कंसाइज प्रोफेशनल टोन। आप रिस्पॉन्ड करो इस क्यूरी का किस तरह से, कॉन्साइज प्रोफेशनल टोन। व्हाट आर द एथिकल कंसर्न्स ऑफ एआई। सवाल भी हमने बता दिया है कि ये है सवाल, और इसकी लिमिट कितनी रख दो, 50 वर्ड्स से ज्यादा लंबा आंसर नहीं करो। यानी कि आप अपने प्रॉम्प्ट में ही डिफाइन कर सकते हैं कि आप इतना आंसर दो जिससे आपकी कॉस्ट क्या होगी, टोकन्स कम कंज्यूम होंगे तो कॉस्ट एफिशिएंट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम अपनी विजुअल स्टूडियो कोड में, हम लाइव देखते हैं हमने कैसे करा है। इसमें भी हमने ये किया है कि हम कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं सबसे पहले। उसके बाद हमारा एजेंट क्या था, कॉस्ट एफिशिएंट एजेंट, तो मैंने कॉस्ट एजेंट लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हैं चाहे तो। आप कंसाइजली इन प्रोफेशनल टून करो। मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट भी थोड़ी सी डिफाइन की है, और इसमें भी मैंने LLM मॉडल 2.5 फ्लैश यूज किया है। मुझे चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी लिमिट्स खत्म हो गई, इतना ज़्यादा यूज कर लिया। अच्छा, मैंने क्या किया इसमें, एक चीज हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रॉम्प्ट यहाँ पर डिफाइन करते हैं ना इन्वर्टेड कॉमास में। आप इसको एक बकायदा किसी वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकते हैं। तो मैंने प्रॉम्प्ट इसमें स्टोर करवा दिया। हमारा यूजर प्रॉम्प्ट ये है कि रिस्पॉन्ड टू द, वही कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पर कर दिया, क्योंकि कंसाइज प्रोफेशनल टून और एथिकल कंसर्न्स और ये, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। सीएलएस कर लेते हैं, यूवी रन, हमारी एक्सरसाइज 4 है। देख लें कि इसने 50 वर्ड से ज्यादा नहीं रखा होगा, आप काउंट भी कर सकते हैं करना चाहे तो। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 कॉमा और फुल स्टॉप को भी ले लें तो ज्यादा से ज्यादा 30 के अंदर अंदर इसने किया है। क्योंकि हमने इसको अपनी इंस्ट्रक्शन में भी बताया दिया है कि भाई तुम जो आंसर जनरेट करो ना उसकी लिमिट कितनी रखो, 50 वर्ड्स की। यानी कि इस तरह आपका कॉस्ट एफिशिएंट टूल वाला प्रॉम्प्ट आपने दिया है एजेंट को, और उससे आपका आंसर कॉस्ट एफिशिएंट आया है। आपके टोकन्स कम कंज्यूम होंगे और आपका रिजल्ट भी उसके हिसाब से आए। यहाँ पर आप ट्रेसिंग मैनेज, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टोकन कम कंज्यूम, कॉस्ट एजेंट के अंदर आ जाए। 92, देख लें टोकन कितने कम कंज्यूम हुए हैं, सिर्फ 92 को टोकन्स कंज्यूम हुए हैं हमारे पास 30 वर्ड्स के लिए। ये जेमिनाई की से यूज कर सकते हैं हम इसे? अच्छा, तो आपके पास ओपन एआई की एपीआई की होनी चाहिए, तो फ्री में मिल जाती है आपको। एपीआई कीज में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि आप इसे परचेज करें, बाय डिफॉल्ट जो भी मौजूद है आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो आप एपीआई की लें, एंड इनपुट आउटपुट के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन किसी और एलएलएम की एक्सटर्नल फ्रेंड की सेट कर दें, जैसे कि मैंने ऊपर की है। तो आपका काम ट्रेसिंग का हो जाएगा। बस आपको एपीआई की चाहिए होगी ताकि वो आप ओपन के प्लेटफॉर्म में देख सकें। चलें अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। इसमें एक्सप्लेन क्या किया गया था, दिस ऑप्टिमाइज कॉस्ट एफिशिएंसी विद वर्ड लिमिट एंड टून स्पेसिफिकेशन एंड प्रोफेशनल टून यूज हो रही है इसमें। एक्यूरेसी को इंश्योर करवा रहा है, और स्मॉल कॉन्टेक्स्ट साइज, रीजनिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोकसिंग ऑन अ क्लियर प्रोफेशनल।
हमारा फोर्थ प्रोजेक्ट हो गया है, हमारी एक्सरसाइज हो गई है। अब हम फिफ्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। रोल असाइनमेंट फॉर टूल यूज। इसमें सिनेरियो आपके पास है, यू वांट द एजेंट टू एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट। आप चाहते हैं कि हमारा एजेंट डेटा एनालिस्ट के तौर पे एक्ट करे, डेटाबेस को यूज करे, डेटाबेस का क्यूरी टूल को यूज करे सेल्स को फाइंड करने के लिए, फाइंड सेल्स ट्रेंड्स। अब इसके लिए इफेक्टिव प्रॉम्प्ट हमारे पास होगा कि एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट, use the database query tool to analyze sales data and identify trends for Q1 2025। Q1 का मतलब होता है हमारे पास क्वार्टर्स। हमारे पास साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? हमारे पास साल में 4 क्वार्टर होते हैं। हर क्वार्टर 3 3 महीने का होता है, क्योंकि हमारे पास साल में 12 मंथ्स हैं। रिटर्न रिजल्ट एंड बुलेट पॉइंट्स। अब हम हमारे गेस्ट कोड की तरफ मूव कर रहे हैं। हम अपने एग्जाम्पल 5 की तरफ मूव करते हैं। इसमें हो ये रहा है तो सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन सेट किए, अपने एजुकेशन सेट की है। यहाँ भी मैं LLM 2.5 यूज कर रही हूँ, जो कि इस वक्त मेरा लिमिट इसकी पूरी हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक टूल बनाया है। ये टूल क्या कर रहा है, क्यूरी सेल्स, यानी आपके पास क्यूरी लेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एग्जीक्यूट करेगा एसक्यूएल क्यूरी ऑन अ मॉक एसक्यूएलाइट डेटाबेस, रिटर्न रिजल्ट एज अ लिस्ट ऑफ रॉस फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, और रिटर्न कर देगा लिस्ट को डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे। हम एसक्यूएलाइट की यूज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे पास मॉड्यूल है पाइथन का। तो ये इनबिल्ट मॉड्यूल है, इसमें कोई भी आपको एक्सटर्नल डेटाबेस की जरूरत नहीं है। पाइथन खुद हमारे पास एसक्यूएलाइट 3 दे रहा है। ये लाइट वर्जन डेटाबेस है, जो आपको छोटा मोटा डेटाबेस से काम करके दे देगा। आपको पता है हमें क्या चाहिए होती है, एक कनेक्शन चाहिए होती है। जब हम डेटाबेस में काम करते हैं तो क्या करेंगे, हम एक कनेक्शन का वेरिएबल बनाया, एसक्यूएल 3 डॉट कनेक्ट किया, और यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया है मेमोरी से, और एक कर्सर का वेरिएबल बनाया है। आपने उस कनेक्शन को क्या करा है, कर्सर से कॉल करवा दिया। तो आपकी क्या होती है यहाँ, कनेक्ट टू अ मेमोरी इन मेमोरी एसक्यूएल डेटाबेस। ये आपका डेटाबेस से आपका प्रोजेक्ट कनेक्ट हो गया है। इसके बाद आपने क्रिएट टेबल सेल्स एक क्यूरी लिखी है, और क्यूरी किसने लिखी है, आपने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी के मेथड के अंदर आप क्यूरी लिखते हैं, जिसमें आप क्रिएट करवा रहे हैं टेबल को, जो कि सेल्स का है। इसमें आईडी इंटीजर है, प्राइमरी की है, और मंथ आपके क्या है, टेक्स्ट का है। मतलब आप इसमें डेटा टाइप किस तरह से लिखते हैं, ये टेक्स्ट आपकी डेटा टाइप है। रेवेन्यू इंटीजर, इंटीजर आपकी डेटा टाइप है। प्राइमरी की आपकी प्राइमरी की है, और आईडी हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप की है। यानी हमारे पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होती है वो टेक्स्ट डेटा टाइप होती है डेटाबेस में एसक्यूएल के, और इंटीजर आपकी इंटीजर ही होती है। आप सैंपल डेटा में आपने क्या किया है, एक लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर आपने जनवरी का महीना डिफाइन किया है, उसमें 12,000 पास कर दिया। फरवरी में आपकी सेल 15,000 हुई है, मार्च में 18,000, और अप्रैल में। उसके बाद एग्जीक्यूट मैनी का आपने मेथड कॉल किया है, जिसमें आपने क्या कहा है, इंसर्ट इनटू सेल्स। इंसर्ट क्यूरी यूज हो रही है हमारे पास। कितने टाइप की क्यूरी होती है, एक क्रिएट की क्यूरी होती है जो क्रिएट करती है टेबल, एक इंसर्ट की होती है जो आपके टेबल में डेटा को इंसर्ट करवाती है, और एक आपके पास अपडेट की क्यूरी होती है, एक डिलीट की। तो हमारे पास सी यू एम डी CIUD, ये हमारे पास 4 तरह की क्यूरीज होती हैं जो हम हमारे डेटाबेस में यूज करते हैं, जिसमें क्रिएट इंसर्ट हो गई हमारे पास, अपडेट हो गई, और डिलीट हो गई।
और इसके बाद हम आ जाते हैं कि रेवेन्यू को आप मंथ, क्या आपके पास क्या होंगी, दो तरह की रॉज होंगी, एक मंथ और एक रेवेन्यू। उसकी वैल्यूज आपने लेकर आनी है सैंपल डेटा से। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, आप क्यूरी को आप क्या कर रहे हैं, रन करवा रहे हैं कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से, और रॉज इक्वल टू कर्सर डॉट फैच ऑल। आपकी जो भी डेटा है उन सबको फैच करके ले आओ, और फिर हम डेटाबेस को क्लोज कराते हैं, तो उसके लिए कनेक्शन डॉट क्लोज होगा और रिटर्न कर देगा ये रॉज। ये एक हमने मेथड बनाया है जिससे हम बेसिकली डेटाबेस का छोटा सा काम करवा रहे हैं सेल्स का। उसके बाद आपने एजेंट में क्या काम करवाया है, आपने नेम बता दिए, डेटा एजेंट है। इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी, यू आर ए डेटा एनालिस्ट, यूज डेटाबेस टूल टू एनालाइज सेल्स डेटा, और समराइज कर दो फाइंडिंग्स को इन क्लियर बुलेट पॉइंट्स। टूल का यूज करना है हमने एनालाइज करने के लिए सेल्स को, और समराइज करनी है फाइंडिंग्स को बुलेट पॉइंट्स में। और मॉडल हमने एलएलएम मॉडल डिफाइन कर दिया इधर। और उसके बाद मैं जैसे प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखती थी ना रिजल्ट में, तो हमने प्रॉम्प्ट के वेरिएबल में प्रॉम्प्ट लिख दिया है, जो कि वही प्रॉम्प्ट है जो हमारे पास ये है एज डेटा एनालिस्ट। एक्सरसाइज नंबर 5 का प्रॉम्प्ट वो हमने लिख दिया है। उसके बाद हमने रिजल्ट के वेरिएबल में डालना और रन सेट में एजेंट को पास करना है, यूजर प्रॉम्प्ट को पास करना है, और आखिर में फाइनल आउटपुट को आपने प्रिंट करना है। हम अब इसको रन करके देखना है, यूवी रन एक्सरसाइज नंबर 5.py। आप देख सकते हैं कि उसने सारी चीजों को एनालाइज कर दिया है जो हमने उसे बोली। सब प्रॉब्लम इसमें एक चीज ये है कि हमने ऊपर टूल डिफाइन किया है ना। फंक्शन टूल हमारा क्या है, क्यूरी सीरीज। और नीचे हम क्या कर रहे हैं, अगर आप देखें और करें, तो एजेंट में हमने नाम भी डिफाइन किया, इंस्ट्रक्शन भी डिफाइन किया, हमने टूल डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए यहाँ जरूरी है कि टूल्स को कॉल करेंगे तो टूल आएगा ना। अच्छा, टूल का नाम क्या है हमारे पास, क्यूरी सीरीज। अब देखते हैं क्या रिजल्ट। टूल प्रोवाइड ही नहीं किया हमने, हम एकदम कौन से नहीं। जब हमने टूल प्रोवाइड किया तो उसके पास एरर आ गया, ये मेरे ख्याल से वो खत्म हो गई है इसलिए। ये हमने टूल से ही कर लेते हैं, उसमें रिजल्ट सही नहीं है। आखिर वाली क्यूरी भी हटा देते हैं, इतना ही रखते हैं जितना था। जबकि हमने डेटाबेस में डेट और कस्टमर आईडी तो नहीं डिफाइन की, मगर बाकी चीज तो डिफाइन की है ना।
मैं तंग करने का सोच, जब हम हेल्थ एजेंट बना रहे थे ना तब भी ये जो है ना कंसिस्टेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो ये हमारे पास एलएलएम का बैकएंड ही प्रॉब्लम होती है, वरना हमारा काम तो सही है। देखो इसमें देखो, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो समटाइम्स वो आपको सही जवाब नहीं देता, मगर कोई ना कोई आपका इत्तेफाक ऐसा होता है कि जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं वो आ जाता है। तो ये मजीद किस चीज़ की जरूरत है, ये आप लोग जरूर सोच के बताइएगा, हमें और बेहतर काम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो रिजल्ट इसका आ गया, हेयर आर द सेल्स ट्रेंड्स फॉर Q1 2025 बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा। हमने डेटा दिया था, उसके हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड्स बता दिया और बुलेट पॉइंट्स में ही बताया। आप इसको रीडमी की फाइल से भी चेक कर लेते, मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये जो इसमें डेटा है ये बुलेट पॉइंट्स में दिया। आखिर हमारा रिजल्ट आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। ये देखें, ये बुलेट पॉइंट में आपको आंसर नजर आ रहा है। Here are the sale trends for Q1 20 on the available। ओवरऑल ट्रेंड ये थी, और जनवरी में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है $12,000 से, फरवरी में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 15,000, मार्च में ये था। और ग्रोथ क्या हुई है, देयर इज अ कंसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ $3,000 पर। देख लो कौन सा टेबल चल रहा है का टेबल चल रहा है। फिर 12 के बाद 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, और 3 7 वो 7 सा आगे नहीं है, खैर हमारे पास 21 होता है। तो ये कि हर महीने आपके पास $3,000 का रेवेन्यू की ग्रोथ होती है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 6 की तरफ। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास शिप इंजन की होनी चाहिए। आपके पास शिप इंजन मेरे ख्याल से ये वो वाली नहीं है ना। देखते हैं हम एक्सरसाइज 6 को देखते हैं। अवॉइडिंग ओवर कॉम्प्लिकेशन फॉर एक्यूरेसी, नहीं ये वो वाला नहीं है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। मजीद आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी 11 एक्सरसाइज समझाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें, ताकि मैं बाकी एक्सरसाइज के लिए आप लोगों के न्यू वीडियो में। एक्सरसाइज 6 पर हम बाइंड अप कर रहे हैं, ये हमारी फाइनल एक्सरसाइज है आज के लिए। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको, अगर आप लोग कहेंगे कि मैं आगे समझाऊं मजीद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की एक्सरसाइज, तो मैं आगे समझाऊँ। तो 6 में काम ये हो रहा है कि आपने अवॉइड क्या करना है, ओवर कॉम्प्लिकेशन, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो एक्यूरेसी के लिए। तो सिनेरियो क्या है, यू नीड अ समरी ऑफ अ 500 वर्ड आर्टिकल। आपने एक 500 वर्ड का आर्टिकल दे देना है, और उसके बाद आपने प्रॉम्प्ट क्या देना है, समराइज करना है 500 वर्ड के आर्टिकल को 100 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में। यहाँ आर्टिकल टेक्स्ट आ जाएगा, फोकस ऑन की पॉइंट्स, ओनली अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स। अब हम आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल 6, एक्सरसाइज 6 में। अब मैंने इसमें कहाँ पर दिया है, ये रहा आर्टिकल टेक्स्ट, ये मैंने 500 वर्ड्स का लिया है, बल्कि उससे भी ज्यादा, 500 से थोड़े से वर्ड्स ज्यादा है। मैंने ये आर्टिकल उसको यहाँ पर दिया है, और कंप्यू कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करा है, हमने प्रॉम्प्ट दिया है समराइज 500 वर्ड आर्टिकल 100 वर्ड। पर आर्टिकल को हमने कहाँ पे, यहाँ पे पास करवा दिया, आर्टिकल टेक्स्ट के वेरिएबल में रखा है पूरा आर्टिकल, तो इस आर्टिकल को आप 100 वर्ड में करके दो। अब हम एलएलएम को रन करके देखते हैं, मतलब अपने प्रॉम्प्ट को, इस एक्सरसाइज को। cls uv रन ex6.py। तो आपका इतना बड़ा आर्टिकल आपको 100 वर्ड के करीब करीब नजर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। आप इसकी वर्ड काउंट भी करवा सकते हैं चैट जीपीटी से, तो वो बता देगा कि कितने वर्ड्स हैं। आपको खुद लग रहा होगा शक्ल से कि वो कितना बड़ा आर्टिकल था, और ये 100 वर्ड्स का समरी इसने करके दिया। देख कितना बड़ा है।
500 ये लग रहे हैं, वो यकीन 100 ही लग रहे हैं, उससे कम नहीं होगा। यहाँ तो बड़ा लग रहा है। इसका मतलब है ये इस वक्त हमारा प्रॉम्प्ट रन नहीं हुआ है। इसने बड़ा ही आंसर दिया, दोबारा रन करके दे। हाँ, अब सही है। अब इसको काउंट करवाते हैं। आप आ जाएं चैट जीपीटी में और इसे बोल दें काउंट वर्ड्स। यानी आप अपने बड़े आर्टिकल को शॉर्ट करवा सकते हैं अपनी अच्छी प्रॉम्प्ट देकर। ये थोड़ा सा स्लो हो जाता है तो कुछ हो गया। आजकल ना ये प्रॉब्लम करता है। अच्छा, बता दिया इसने। हमारे पास रिजल्ट आ गया है कि जो उसने वर्ड्स लिखे हैं अपनी हमारे आर्टिकल की समरी के, वो 91 वर्ड्स। तो इस तरह आप समरी करवा सकते हैं अपने किसी भी आर्टिकल। आ जाते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि दिस प्रोमोट्स एक्यूरेसी, जिससे प्रोमोट हो रही है एक्यूरेसी। लिमिटिंग कर रहे हैं हम, यानी कि स्कोप लिमिट कर रहे हैं। आउटपुट लेंथ को भी हमने खुद डिफाइन कर दिया है। तो एक आप समरी लेकर आ रहे हैं 500 वर्ड्स की, 100 वर्ड्स के अंदर अंदर। रिड्यूसिंग कर रहे हैं रीजन कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट, यानी कि जब कम टोकन्स कंज्यूम होंगे तो आपके पास कॉस्ट भी कम होगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हमने एक तरह से रखी है। और कॉन्टेक्स्ट साइज इसका मैनेज करा है आर्टिकल के इनपुट के जरिए। और इंश्योर की एफिशिएंसी प्रोसेसिंग को, यानी कि हमने आज क्या सीखा कि हम अपनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अपनी एजेंटिक एआई में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि मैं मजीद आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 8, 9, 10 और 11 एक्सप्लेन करूं या नहीं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।